पहला टॉपिक क्या था? देखो बेटा, हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट पढ़ा। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है उसके बारे में समझा। इसके बाद बायोट-सेवर्ट लॉ पर पहला एप्लीकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने किसी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। इसके बाद करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पे एक पॉइंट माना था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर मान लो कोई एक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर, ठीक, इसके अराउंड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक, मान लिया कोई एक वायर है, लेंथ नहीं पता है हमको, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ये एक लेंथ है बट हमको पता नहीं है। ठीक, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक, तो ये एक वायर है जिसमें लेट किया करंट कितनी पास हो रही है बेटा? आई। करंट कितनी जा रही है? आई। ठीक, इस वायर से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, जहां पर मैं क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो इस वायर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट है उसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये पी है तो इसको बोल देते हैं एम। क्या बोल दे रहे हैं? एम। एम से एल डिस्टेंस नीचे, ठीक, हमने करंट यहाँ मान ले रहे हैं ऐसे, ठीक, ये करंट आई है, यहाँ हटा दे रहे हैं इसको, ठीक, करंट आई फ्लो कर रही है। इस एम पॉइंट से एल डिस्टेंस नीचे हमने एक वायर का छोटा सा पोर्शन माना डीएल लेंथ का, ये क्या होगा? करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? करंट एलिमेंट। ठीक, फिर बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस करंट एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पी तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट पी की ये पोजीशन बताएगा कहां से? करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक, करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक। ठीक, ये क्या हो गया? आर वेक्टर, आर वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब अगर हम इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, तो हमने बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, वो होगी डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पढ़ा है ना हमने? क्या पढ़ा है? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब मान लो, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वायर की कुछ लेंथ है, पता नहीं है अभी, एल मान लो। ठीक, हम इस पॉइंट पर खड़े हो जाए, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन इसी पॉइंट पर लेना है। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ऑब्जर्वर कहाँ है? पी पॉइंट पर है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या देखेंगे? वायर देखो यहाँ तक फैला हुआ है, फैला है ना? ठीक, और यहाँ देखेंगे तो ये वायर ये नीचे तक फैला हुआ है। अच्छा, एक चीज और भूल गए हम यहाँ पर, ये जो एलिमेंट है और ये जो आर पोजीशन वेक्टर, इनके बीच एक एंगल दिखेगा। क्या दिखेगा? थीटा। कितना एंगल होगा? थीटा। ठीक, अब क्योंकि ये वाली जो पी पॉइंट से ये वाली जो लाइन जा रही है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? ए, ये तो वायर पर क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा? 90। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला कुछ एंगल होगा, इन दोनों सम क्या होगा? 90। दोनों का सम क्या होगा? क्यों? किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब एक एंगल कितना है? 90, तो बचे दो एंगल का सम कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। तो हमको नहीं पता ये एंगल क्या, तो मान लिया क्या ये फाई एंगल है। क्या है? फाई। अब ये एंगल यहाँ पर फाई है, एलिमेंट यहाँ मान लिया, अगर एलिमेंट यहाँ मान ले तो ये फाई एंगल चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा। और अगर एंगल सबसे नीचे मान लो, ये एलिमेंट नीचे मान लो यहाँ पर, तो देखो ये थीटा भी चेंज होगा, फाई भी क्या होगा? चेंज होगा। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते ध्यान से बनना। ठीक, अब मान लो तुम ऑब्जर्वर बन के यहाँ खड़े हो, तो देखते हैं ये फाई कहाँ से कहाँ तक फैला है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये चेंज हो सकता है। तो कहाँ तक चेंज हो सकता है? अगर इस सीधे देखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर जैसे आप ऊपर देखते जा रहे हो पॉइंट पे, टॉप पॉइंट तक चलोगे तो देखो एंगल लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, नीचे फाई बनना, नीचे देख लेते हैं। मान लो एलिमेंट यहाँ है, एलिमेंट बिल्कुल खिसकाते नीचे लाए, तो क्या देखेंगे? फाई एंगल लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब बिल्कुल यहाँ आ जाए तो फाई एंगल क्या होगा? मैक्सिमम। फाई एंगल क्या होगा? मैक्सिमम। उसी तरीके से अगर ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर फाई एंगल क्या होगा? मैक्सिमम।
बट नीचे अलग होगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप चल रहे हो कैसे, देखो ऐसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ चलोगे ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या करें हम इस पी पॉइंट से, माने कि हम ऑब्जर्वर बन के कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े बेटा, पी पॉइंट पर, तो हम देखेंगे कि जो वायर एक्सटेंडेड है वो यहाँ तक है, और कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसका मतलब ये जो एंगल फाई है वो चेंज हो सकता है यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये जो नीचे एंगल आ रहा है ना, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट बी, ये जो एंगल है ये है नीचे की ओर चल रहा है, तो क्या बोले इसको फाई वन, क्या बोल दिया फाई वन। और ये जो ऊपर एंगल है इसको बोल दिया कितना बेटा, फाई टू। क्यों ले रहा है इसकी मीनिंग समझो, ठीक। ये जो एंगल है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, देखो फाई वन से फाई टू, यहाँ पे खड़े हैं, तो ये अपने लिए स्ट्रेट लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसके नीचे फाई वन, इसके ऊपर फाई टू, ठीक। अब क्योंकि एंगल का जो टर्निंग है वो एक दूसरे के क्या है बेटा, अपोजिट, तो एक को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक को नेगेटिव। लेट कर लिया, जो नीचे वाला है ना इसको माइनस में ले रहे हैं, फाई वन किसमें नेगेटिव और फाई टू किसमें पॉजिटिव, ठीक। अब इस पॉइंट पर वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी, आई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करें तो क्या हुआ, इंटीग्रेट करने पर क्या आया देखो, b इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो वेरिएशन हो रहा है वायर में वो किस एंगल से किस एंगल तक हो रहा है, तो आंसर है माइनस फाई वन से फाई टू। यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई वन से फाई टू। इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो फाई वेरिएबल है क्या, नहीं, जबकि हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, फाई वन से फाई टू, मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो लिमिट चेंज कर दो इन टर्म ऑफ थीटा, या तो लिमिट के बेस पर थीटा चेंज कर दो। मैथ में ऐसा पढ़ा हुआ है, मैथ में ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक, कि लिमिट अगर डिफरेंट है तो एंगल को लिमिट के टर्म में चेंज कर दो, या फिर लिमिट को एंगल के टर्म में चेंज कर दो। तो हम एक काम करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ फाई निकाल लेते हैं, किसके टर्म में, फाई के टर्म में। तो ध्यान से देखना क्या क्या चेंजमेंट आएगा, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन वन। तो यहाँ पर डायग्राम में चले, हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला सॉरी, ये जो पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये पी हो गया, ये एम हो गया, इसको ओ बोल दो, क्या बोल दो, ओ। इन ट्राइंगल पी एम ओ, पी एम ओ, क्या हो जाएगा देखो, एक एंगल तो 90 है, बाकी दो एंगल का सम कितना होगा बेटा, तो थीटा प्लस फाई किसके बराबर बेटा, 90 के। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, एक 90 है तो बचे दो एंगल का सम कितना होगा, 90, यानी थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। फाई को उधर भेज दो, तो थीटा किसके बराबर, 90 प्लस, सॉरी 90 माइनस फाई, ठीक। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले ले, साइन। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कितना होता है, कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग, कॉस फाई, तो साइन थीटा कन्वर्ट हो गया कॉस फाई में, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा थीटा चेंज होने पर कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती दिखाई देगी, ध्यान से देखना। अगर मान लो ये यहाँ पर है, इसको यहाँ और ऊपर ले आओ, ये एलिमेंट है ना उसको ऊपर ले आओ, तो ये थीटा एंगल बढ़ेगा घटेगा, है ना, ये वाला एंगल भी क्या होगा, चेंज। अगर ये एलिमेंट नीचे ले आए तो थीटा क्या हो गया, कम हो गया, फिर और नीचे लाओ तो थीटा क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल यहाँ ले आओ तो थीटा क्या होगा, और चेंज होगा, आया ना, ठीक। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे फाई भी चेंज होगा, और वैसे वैसे क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे तो ये पोजीशन वेक्टर आर कुछ मान लो 1 मीटर, अगर ये बिल्कुल नीचे आ जाए तो ये पोजीशन वेक्टर की डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, आया ना, मतलब थीटा चेंज करने पर फाई भी चेंज हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में आर भी क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही कि ना। इसका मतलब आर में जो चेंज हो रहा है वो फाई के टर्म में हो रहा है, तो फाई के टर्म में आर की वैल्यू निकाल लें,
अगेन इस ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में, ठीक। कैसे निकाले देखो ध्यान से, अगेन इन ट्राइंगल पी एम ओ, पाई एंगल देखना है क्योंकि थीटा को चेंज कर चुके हैं किसमें, पाई में, और यहाँ वेरिएबल कौन है, बाउंड्री कंडीशन किसकी है, पाई की है। तो क्या हो गया, देखो आर निकालना है, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ए और आर के टर्म में चलते हैं। तो ये 90 हो गया, ये फाई हो गया, तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेनियस, ठीक। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ बेस। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस थीटा, किसमें आएगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई, एंगल हम फाई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फाई, कॉस फाई इक्वल टू बेस यानी पी एम अपॉन हाइपोटेनियस यानी ओपी। तो पी एम अपना कितना है, ए, और ओ पी कितना है, आर। तो यहां से बेटा आर चाहिए हमको, आर को इधर भेज दो, कॉस फाई को डिवाइड, तो आर कितना आया, ए कॉस फाई। तो जब आप फाई के टर्म में चल रहे हो तो आर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देखो आर की वैल्यू भी कॉस फाई, फाई के टर्म में निकाल ली, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, अगर आप एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हो तो इस पी परपेंडिकुलर जो पॉइंट आ रहा ना पी से, वो एम पॉइंट, ठीक, इससे इस एलिमेंट की डिस्टेंस भी तो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी ना। मतलब फाई एंगल चेंज करने पे एल की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब डीएल की वैल्यू भी क्या होगी, ठीक है। निकाल देते हैं क्या चेंज होगा। अगेन इन द सेम ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ओ सॉरी पी एम ओ, अब की बार क्या चाहिए, आर नहीं छेड़ना, आर की वैल्यू तो निकाल ली। एल की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए एंड फाई, ए एंड फाई, तो कैसे निकाले, तो ये बेस, ये हमारा फाई एंगल, ये 90, तो ये बन गया बेस, और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किसमें आता है, किसमें आता है, tan, किसमें आता है, और हमें फाई के टर्म में चाहिए, तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल में चेंज आ रहा है ना, तो एल इक्वल टू ए tan फाई। बट बेटा इक्वेशन में एल तो है नहीं, डीएल है, क्या है, डीएल, तो इसको डीएल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो क्या बन गया, डी एल अपॉन डी फाइव इक्वल टू ए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan होता है सेक स्क्वायर थीटा यानी फाइव। अच्छा सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos, तो क्या आया देखो ध्यान से, ये यहां से आया डी एल अपॉन डी फाइव इक्वल टू डी फाइव इक्वल टू ए, और cos सेक को लिख दिया 1/cos, तो बन गया 1/cos स्क्वायर फाइव। अच्छा हमको यहाँ तो डीएल की वैल्यू चाहिए, इसकी तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो फेंक दो उधर, तो क्या हो गया, डीएल इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर फाइव और डी फाइव। तो देखो आप जो फंक्शन चेंज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो -φ1 से φ2 है, और डीएल किसके टर्म में चेंज हो गया, फाई के टर्म में, यानी जिस टर्म में वेरिएबल हो रहा है उसी टर्म में सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये सारी वैल्यू उठा करके एक करके इक्वेशन के अंदर रखते हैं, क्या क्या, साइन थीटा की जगह क्या रखना है बेटा, कॉस फाई, जहां आर लिखा है उसकी जगह क्या रखना है, ए अपॉन कॉस फाई, जहां लिखा है डीएल उसकी जगह क्या रखना है, एक कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। कोई डाउट तो नहीं, रखते हैं अगले पेज पे। तो फॉर्मूला हमारे पास है बी इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। एक एक करके वैल्यू रखो बेटा, तो बी इक्वल टू, देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, करंट तो चेंज होने दे, तो इसको बाहर कर लो पहले। अच्छा आई 2 बार लिख दिया है, इस पूरे टर्म को बाहर लिख दो, तो क्या हो गया, ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, फिर इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2, ठीक।
अब हमें डीएल की जगह लिखना है, डीएल की जगह क्या लिखना है, ए अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक, तो डीएल की जगह पर हो गया ए अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इजी आएगा, अभी समझ में आएगा। साइन थीटा ने क्या लिखना है बेटा, कॉस फाइव, अच्छा इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं। आर की जगह क्या रखना है आपको, ए अपॉन कॉस फाइव, ए अपॉन कॉस फाइव, तो वन अपॉन ए अपॉन कॉस फाइव का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ए स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर फाइव, अपॉन के अपॉन कहाँ पहुंचा दे इसको बेटा, ऊपर, तो यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर फाइव। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बड़ा भाई, बहुत बड़ा दिख रहा है ये, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या होगा, -5 1 से 5 2, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये कॉस क्यूब हो गया, क्या हो गया, कॉस क्यूब। तो अभी ऐसे लिखते हैं ए अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, और ए स्क्वायर को साथ लिख दे तो ये हो गया, फिर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब फाइव, और फिर क्या बचा डी फाइव, बस एक साथ करके लिख दिया है। ठीक, अब जो कैंसिल हो रहा है उड़ा दो उसको, देखो कौन कौन उड़ा, ए स्क्वायर से ए खत्म, स्क्वायर से पूरा, तो एक कॉस बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए बचेगा, क्या बचेगा ए, जो बच रहा है उसको नीचे लिखो जरा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन -5 1 से 5 2, क्या बचा यहाँ से cos 5, नीचे क्या बचा a, और क्या बचा d5। अब बेटा यहाँ वेरिएबल कौन है, पाई, तो a क्या हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा ना, इसको बाहर फेंक दो, यहाँ आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या बताया था बेटा, क्या बताई थी, डिफरेंशिएशन कर रहे हो और c दिख जाए cos, तो माइनस साइन, लेकिन इंटीग्रेशन दिख रहा हो और क्या दिख जाए साइन x, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा माइनस, यानी cos का क्या होगा साइन प्लस का, साइन प्लस का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, इधर लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और cos का इंटीग्रेशन साइन, और लिमिट क्या है बेटा लगी है -5 1 से 5 2। अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 5 2 और माइनस साइन -5 1 आया। ठीक, अच्छा एक मैथ में और फॉर्मूला पड़ा हुआ है भाई, लिख देते हैं, साइन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कितने फॉर्मूले लिखे हैं, 3 ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं स्टार्टिंग में, एक लिखा है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर अगला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, समझाएंगे कैसे आता है। ठीक है, फिलहाल अभी ये फॉर्मूला हम यूज कर दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, अब ये इस्तेमाल करेगा तो क्या हो गया, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन पाई 2, और ये माइनस आ गया तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस आगे आ गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, तो साइन फाइव, अब प्लस में है तो आगे पीछे लिख दे कोई दिक्कत, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आया क्या, कोई डाउट तो नहीं, एक बार देख लो, नोट कर लो, कहीं डाउट हो पूछ लो पॉइंट पर। क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब कितना आ रहा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव प्लस साइन फाइव 2। लेकिन अगर हम पूछें कि इस पी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बस राइट हैंड थंब रूल है ना, देखो करंट कहाँ है ऊपर की ओर है,
तो देखो करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर, मतलब वायर के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी काम करेगी पी पॉइंट पर, इनवर्ट। क्रॉस का मतलब पता है ना, परपेंडिकुलर, इनवर्ट या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन, ऐसे बोल सकते हो, डाउनवर्ड या इनवर्ट। ठीक, नोट कर लो उसको। ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसी के केस पर इसी में बात करते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, न्यूमेरिकल में। पॉइंट नंबर 1 है बेटा, पॉइंट नंबर 1 है, इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट। जादू हो गया यार, जादू, ज्यादा ही बड़ा आ रहा है जादू। भैया 0 पॉइंट नहीं है, ये 1 है, 0 बना दिया। पहला पॉइंट क्या है कि वायर कैसा है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ। ठीक, तो जरा ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, कि ये जब वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, तो अभी क्या एक फाइनाइट लेंथ है, और अगर हम इस परपेंडिकुलर पॉइंट से ऊपर चल रहे हैं तो ये फाई की वैल्यू क्या हो रही है, फाई टू की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर परपेंडिकुलर पॉइंट से नीचे की ओर चल रहे हैं तो फाई वन की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ के हो जाए तो क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहीं मीट करेगा क्या, नहीं। तो क्या कहते हैं, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0, बट ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90। तो बस यही केस हमको समझना है, लिख डालो यहीं पर, देखो कैसे करना है। कह रहे हैं कि अगर वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो भैया सुविधा है, बना लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ। ऊपर कैसा, इनफाइनाइट, ठीक, और नीचे भी लेंथ कैसी है, ये जो डॉटेड पार्ट दिखा रहे हैं मतलब क्या है, इनफाइनाइट। तो वहां तक हमको पता ही नहीं, कहाँ तक पता है, नहीं। इसको बोल देंगे प्लस इन्फिनिटी से, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये वायर फैला हुआ है। इन्फिनिटी कहाँ होगा, पता है क्या, नहीं। तो इनफाइनाइट क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। अब एक पॉइंट जो माना था हमने भाई, ये एक पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, ये पॉइंट क्या था बेटा, एम। अब बताना जरा, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, कितनी लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का, तो ये वाला जो एंगल फाई वन और फाई टू एंगल्स है, पहले फाई टू बात करते हैं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मैक्स, ऐसे पैरेलल। भैया इनफाइनाइट तो मानेंगे, ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल हो गई। ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा कौन सा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो लाइन है, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यानी फाई टू क्या होगा बेटा 90। कहीं मिलेगा ही नहीं तो मानेंगे पैरेलल, क्या मानेंगे। अब फाई यही बनना था, बनते बनते क्या हो गया, इससे एंगल क्या बना रहा है 90, तो फाई टू क्या हो गया 90। उसी तरीके से फाई वन भी क्या हो जाएगा बेटा, ये एंगल भी क्या होगा, फाई वन भी क्या हो गया 90। फॉर्मूला क्या था अपना, तो फॉर्मूला था बस उसी फॉर्मूले पुट करना, क्या था, v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। आई थिंक फॉर्मूला याद हो गया होगा। फाई वन भी कितना है 90, फाई टू भी कितना है, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 और साइन 90 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो क्या आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, 2 से 4, तो सेंटर सॉरी एक इनफाइनाइट लेंथ वायर, अगर वायर कैसा है इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक वायर है, उससे परपेंडिकुलर इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या इसमें वायर की लेंथ बोली,
नहीं, तो क्या मानेंगे उसको हम, इनफाइनाइट लेंथ का। अगर वायर की लेंथ बोल रहा है तो हम लेंथ लेके चलेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो एल लेंथ का है, ऐसे देखो ये एल लेंथ का है, एल, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है हमको, तो हम मिड पे कहीं एक मान लेंगे ऐसे, ये पी पॉइंट है ना। ये केस अभी डिस्कस करेंगे, तो छोड़ो उसको भी। ये बात समझ में आई कि वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक, अच्छा अगला केस समझना बेटा। वायर जो है अभी भी इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन सेकंड केस है, केस सेकंड, केस सेकंड, इफ द वायर, इसको ऐसे बोल देते हैं, वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, एक एंड तो पता है, दूसरा एंड पता है कितनी लेंथ का है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, सेमी इनफाइनाइट। ये देखो सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। अब एक तरफ तो इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा ना, ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, अच्छा ये सॉरी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट है। अब सेमी इनफाइनाइट है और जो पॉइंट पी है वो फाइनाइट एंड के जस्ट सामने लाई कर रहा है, ये समझना, क्वेश्चन आया हुआ इसके बेस पर। ठीक, ये वायर कैसा है, सेमी इनफाइनाइट, और जो पॉइंट पी है फाइनाइट एंड के जस्ट सामने लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, जस्ट सामने, तो जस्ट सामने है तो बस जस्ट सामने को दिखा देते हैं, ये लाई कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ठीक। अब समझना, ठीक, वायर वाले टर्म में चलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये मान लो फाइनाइट एंड है ना। अब ये फाइनाइट एंड है तो पॉइंट पी को अगर यहाँ ले जाए तो ये वाला एंगल क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या समझाना चाह रहे हैं, तो समझने के लिए हमको वापस वहीं जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट पी है वो इस एंड के जस्ट सामने आ जाए, तो जब सामने आ जाए पॉइंट पी ऊपर खसकेगा तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और जब पॉइंट पी इसके जस्ट सामने आ गया तो फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आ गया ना। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कहने वाले हैं, हम ये कहने वाले हैं, कहाँ चला गया भाई, अरे गुम हो जाता है। चलो देखो, ये जो फाई टू एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। लेकिन अभी देखो ये इनफाइनाइट है, कहीं मीट करेगा क्या, तो क्या बोलेंगे, कितना एंगल, यानी फाई वन कितना हो गया अपना, फाई वन कितना हो गया 90। रखो इस फॉर्मूले में अगेन, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और इसके बाद साइन 90 प्लस साइन 0। अच्छा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है और 90 की वैल्यू क्या होती है, तो ये बचेगा 1 प्लस 0 यानी 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो करो तो क्या आ गया बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये है सेमी इनफाइनाइट वायर हो और जो पॉइंट पी है फाइनाइट एंड के जस्ट सामने लाई कर रहा हो, तो फॉर्मूला ये लगाना है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। दोनों केस नोट करो फिर अगले केस को डिस्कस करें। देखो बेटा पॉइंट थर्ड क्या कह रहा है, पॉइंट थर्ड इसका हम पढ़ने जा रहे हैं केस थ्री, केस थ्री, और स्पेशली इस पे बेस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक 3 मार्क्स में ही, कि बेटा मान लो ये वायर एक फाइनाइट लेंथ का है, कितनी लेंथ का है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो वायर के मिड पॉइंट से, वायर के मिड पॉइंट से, ये पॉइंट हो गया मिड, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, या ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, वेरिएबल चेंज नहीं करते, परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो क्या लेंगे हमेशा, ए। ठीक, वायर से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पर इस वायर के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा जब ये बोला परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो गई, L/2, और ये वाली लेंथ क्या हो गई, L/2। हमने बोला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन, मान लो ये वायर है, कुछ नाम दे देते हैं इसको एक्स और वाई। एक्स वाई की जो लेंथ है वो कितनी है, एल। एक्स वाई, एक्स वाई सॉरी, एक्स वाई की लेंथ कितनी है, एल। ये क्लियर हुआ? ठीक। अब बताओ ये लेंथ इक्वल है, ऊपर वाले में देखो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, और नीचे देखो तो ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर। इसका मतलब जो एंगल ड्रॉन होगा वो भी क्या होगा, सेम। कौन सा एंगल, ये वाला। कौन वाला, ये वाला। पी पॉइंट से इस एंड पॉइंट को मिलाओ और पी पॉइंट से इस एंड पॉइंट को मिलाओ, तो देखो दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल। एंगल भी क्या होगा, इक्वल। मतलब फाइव वन फाइव टू क्या है, बराबर है। फाइव वन फाइव टू क्या है, बराबर है। ठीक। अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड भी क्या होगी, है। इसका मतलब एंगल क्या होगा, इक्वल। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, फाइव वन फाइव टू की वैल्यू हो क्या सकती है, तो देखो क्या आएगी। अगर हम ये वाली साइड निकालें तो ये होगी अंडर रूट एल, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक। और इसी तरीके से ये वाली साइड निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ जो निकाला वो कितना निकल के आया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन, अब दोनों की वैल्यू क्या है, एंगल तो सेम है, फाई की वैल्यू भी सेम, तो एंगल साइन फाई साई फाई वन फाई टू की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। फाई वन फाई टू की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो क्या बन गया ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 साइन फाई आया। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 4 को, तो बन गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब थोड़ा डायग्राम में आना, साइन फाई की वैल्यू डायरेक्टली यही रख रहे हैं, डायग्राम में पकड़ो तो बेटा ये एंगल क्या हो गया 90, ये एंगल क्या हो गया 90। अब कोई भी ट्राइंगल ले लो, चाहे ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो चाहे नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, साइन की वैल्यू दोनों में क्या आने वाली है, सेम। लगाओ साइन, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना एल अपॉन 2, और हाइपोटेनियस क्या हो गया भाई, तो उसको ऐसे लिख रहे हैं एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4। क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्या लिया, एलसीएम। तो 4 मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4। और जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। और ऊपर भी दिख रहा है 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ हमें पता है। ठीक। वैसे पीछे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे ही डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आया था तो बता दिया। ठीक है, ओके, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, लॉन्ग को थोड़ा सा डला है, a long straight wire carrying a current of 30 ampere is placed in external uniform magnetic field of 4 into 10 की power minus 4 Tesla parallel to the current. Find the magnitude of the resultant magnetic field at a point 2 centimeter away from the wire. 2 centimeter away from the wire. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सोल्यूशन। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि एक लॉन्ग करंट, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कितनी जा रही है 3 एम्पियर। तो मान लो ये लॉन्ग वायर है, ठीक, हाँ, कितनी करंट है 30 एम्पियर। वायर की लेंथ पता है क्या तुमको बेटा, क्या वायर की लेंथ पता है, तो वायर कैसा होगा, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। अब क्या कह रहा है, इसको प्लेस किया गया है, इसको, इस वायर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ 4 into 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक।
पैरेलल टू द करंट ऑफ द वायर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन उधर ही डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये वायर की वजह से नहीं है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इस वायर को रखा गया है, ठीक है इतनी। तो क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो वायर से 2 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट मान लो, ये वायर से हमने 2 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट मान लिया, क्या कि इस पॉइंट पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, कौन सी, एक तो एक्सटर्नल और दूसरी करंट जो फ्लो कर रही है ना इस वायर में, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो देखो डायरेक्शन कैसी होगी इस पॉइंट पर, ड्यू टू वायर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इधर देखेंगे तो आउटवर्ड। यहाँ से इनवर्ड हो रही है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी ड्यू टू वायर, उसको बोलेंगे B2। क्या बोलेंगे, B2। अब B1 कहाँ काम कर रही है, अपवर्ड, और B2 कहाँ पर काम कर रही है, अंदर। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, देखो ये है हमारे B1, पेन का पॉइंटर है वो डायरेक्शन बता रहा है, तो B1 कहाँ है, ऊपर, और B2 कहाँ है, अंदर। तो जो पॉइंटर है उसको कहाँ रखना, अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक। अभी देखो ऐसे बनेंगे, इसको अगर ऐसे टर्न कर लें तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही और पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे देखो तो ये जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 काम करे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वायर कैसा है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ, क्योंकि लेंथ तो पता नहीं है, और उससे परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी केस इसका पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बस यही अप्लाई करना है तुमको पहले। तो B2 की वैल्यू आ जाएगी, लगाओ। तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितनी वायर में फ्लो कर रही है, 30 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसको ऐसे लिखो कैंसिल होगा ये, और ए मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 ऐसे लिख दो, 2 डिवाइडेड बाय 100, 0.02 मीटर में कन्वर्ट करना ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.02 मीटर। बेटा पॉइंट हटा दो, ये 2 जीरो बढ़ गए यहाँ पे, ठीक। तो B2 कितना आ जाएगा, इसको पहले लिख लो नीचे यहाँ पर, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2। अब कैंसिल करते हैं जरा, ठीक, देखो ध्यान से, पाई से पाई और 2 से 4 कैंसिल किया, कितना टाइम जाएगा, 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अभी कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 10⁻³ प्लस की 3 पावर और माइनस की 7, तो क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आया। अब एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है जो ऐसे काम कर रही है, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वो ऐसे काम कर रही है, इसको थोड़ा घुमा के बना लो ऐसे, है ना। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ध्यान रखना, ठीक। तो B1 ये काम कर रही है और B2 ये काम कर रही है, बट इसको लेना कैसे, इनवर्ट टू द प्लेन, इनवर्ट टू द प्लेन। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, सेम पॉइंट से, और पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो क्या बना रही है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, वो +2B1 B2 cos थीटा वाला टर्म आएगा, उसको लिखें कि ना लिखें, क्योंकि B1 और B2 एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो 2B1 B2 cos 90 वो टर्म पूरा क्या हो गया 0, तो लिख ही नहीं रहा उसको हम। तो B
नेट अंडर रूट बेटा v1 की वैल्यू कितनी है, ये लिखी रही, क्या हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। और v2 की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखी है, क्या हो गया प्लस का 3 इंटू 10⁻, जब पावर गड़बड़ हो गई भाई, 4 है, माइनस का 4 माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करो इसको जरा, तो क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 10⁻⁻4 की पावर 2, तो क्या बन गया, पावर की पावर हो जाती मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8, यहाँ करो इसको, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁻8, 16 प्लस 9 25, 25 इंटू 10⁻8 -8। अब ये जब 25 का रूट लोगे तो क्या आएगा 5, और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, 10⁻1/2, तो 8 डिवाइड बाई 2 करो कितना आया 4, तो 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट, ठीक, नोट कर लो।